नेपाल में आई बाढ़ दरअसल बाढ़ नहीं, किसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और नेपाल में जो हुआ उसके पीछे क्या चाइना वजह हो सकता है? क्योंकि चाइना जिस तरह से जो खेला कर रहा है उसकी वजह से क्या नेपाल में ये बाढ़ आई, तिब्बत में जो कुछ हुआ, ये सारे विषय आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और नेपाल में जो हुआ पहले हम उसका अपडेट दे दें। हैरान कर देने वाली खबरें सामने आई हैं और परेशान और विचलित कर देने वाले वीडियोस सामने आए हैं। और ये जो नेपाल में हुआ ये क्यों हुआ आगे आपको बताएंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ की वजह से किन देशों के कितने नागरिक लापता हैं, भारत के किन राज्यों से गए हुए पर्यटक वहां जो अभी मिल नहीं रहे हैं, जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क कैसे करना है, वो भी तरीका हम आपको आगे बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना नुकसान अब तक हुआ है। और कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी दावा कर रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ ये सिर्फ ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म बाकी है। और इस फिल्म के असली जो तथाकथित डायरेक्टर हैं चाइना की ओर इशारा किया जा रहा है। हालांकि चाइना में जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से आगे आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बनेंगी ये भी जरूर विचार करने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नेपाल के रासुआ जिले में तिब्बत सीमा के पास बुधवार को आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड में मौत का आंकड़ा बढ़कर 162 हो गया है। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, आप यकीन मानिए। और बहुत सारे लोगों की जान गई है। ये ऑफिशियल आंकड़ा जैसे जैसे लोगों की पहचान होती रहती है ऑफिशियल आंकड़ा बदलता रहता है। हालांकि बिल्कुल भी हम नहीं चाहते कि आंकड़ा बढ़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सच्चाई है। करीब 400 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें से 133 तो भारतीय ही पर्यटक हैं, 37 एनआरआई शामिल हैं। कई अलग अलग देशों से अलग अलग लोग आए थे। किन देशों से कितने लोग हैं वो भी आगे आपको बताएंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है, ऐसे में कुछ जो श्रद्धालु वहां गए हुए थे वो कौन है? अरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बातचीत की और संवेदना प्रकट की है। भारत के द्वारा हर संभव मानवीय सहायता दिए जाने के लिए तैयारी कर ली गई है। भारतीय वायुसेना के विमानों को राहत सामग्री के साथ वहां भेजा जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम्स को वहां पर तैनात किया गया है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस जेस्चर पर, उनके इस प्रयास के लिए आभार भी प्रकट किया है। भारतीय दूतावास चाइना ने तिब्बत नेपाल सीमा पर फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश ने 1070 ये नंबर है, हेल्पलाइन सक्रिय कर दिया है। और महाराष्ट्र के पर्यटकों की जानकारी जुटाने के लिए भी डेटा लिंक शुरू कर दिया गया है। इस तबाही ने 2013 में आई उत्तराखंड की पवित्र केदार घाटी की उस जल प्रलय की याद दिला दी। लेकिन यकीन मानिए, उत्तराखंड में केदारनाथ में जो आपदा आई और ये जो आपदा आई, लगभग एक जैसी ही स्थिति थी। किसका ज्यादा नुकसान हुआ उस बहस में हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन नेपाल में बाढ़ की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों पर असर जरूर पड़ सकता है। दोनों ही राज्यों के प्रशासन और सरकारें अलर्ट पर हैं। टीम्स पहले से भेज दी गई हैं। गंडक नदी या कोसी नदी में जो पानी आएगा उसका असर किस तरह से होगा उसको मॉनिटर किया जा रहा है। और मॉनिटरिंग का तरीका देखिए, जब पानी का लेवल एक निश्चित समय अंतराल पर, एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित मात्रा में बढ़ता है तो वो सामान्य माना जाता है। बाढ़ की स्थिति में भी वो सामान्य घटना होती है। लेकिन कम समय में असामान्य रूप से अगर जल वृद्धि हो जाती है, वाटर लेवल बढ़ जाता है, मान लीजिए 12 घंटे में 5 इंच, 4 इंच, 8 इंच पानी बढ़ा तो वो एक सामान्य घटना है। लेकिन 12 घंटे में अगर 1 फीट 1.5 फीट पानी बढ़ गया तो आप ये एक गंभीर अलार्म इसे समझिए। तो इसलिए भी टीम्स वहां पर तैनात कर दी गई। और ऐसी कोई भी जरा सी भी अगर बदलाव देखने को मिलता है तो फिर फौरन आगे के जो निचले इलाके हैं जहां पर उसका असर हो सकता है वहां पर टीम्स जो पहले से तैनात है लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर देंगी। और जो ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं वहां पर आवश्यकता पड़ने पर और अधिक फोर्स डिप्लॉय की जाएंगी। एनडीआरएफ की 20 टीम्स को पहले ही तैनात कर दिया गया। और अब तक तबाही में चीन में 3 लोगों की मौत हुई, 162 लोग मारे गए हैं इस पूरी भीषण बाढ़ विभीषिका में। 750 से ज्यादा लोगों के लापता हो। आंकड़े बदलते रहेंगे, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें आंकड़े नियंत्रित हैं, इसके लिए भी हमें प्रयास करना होगा। और जो ये भारतीयों के बात जो सामने आई है कि कौन कौन से भारतीय किन राज्यों से वहां गए हुए थे, दरअसल ज्यादातर जो भारतीय थे वो कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्री हैं। चाइना और नेपाल के अधिकारियों ने मरने वालों की संख्या बढ़ने और तबाही की और भीषण होने की आशंका जताई है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को यह बताया कि स्थानीय समय के अनुसार सुबह 8:30 बजे के आसपास, यानी 8:37 टू बी प्रिसाइज, तिब्बत इलाके में एक भूकंप आया। उसके 3 मिनट बाद अचानक बाढ़ आने की खबर आई, जिसके चलते पता चला कि भूकंप के झटकों की वजह से हिमनद फटा, यानी ग्लेशियर डिस्ट्रॉय हुआ, टूट गया और नदी में गिरा, झील बन गई भूस्खलन की वजह से। और उस झील में जब वो ग्लेशियर गिरा तो पानी एकदम से झील को तोड़कर, जैसा कि केदारनाथ में हुआ, नदी में बहा। और उसके बाद जो कुछ हुआ उसका वीडियो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है।
उसके तत्काल जो प्रभाव के बाद जो वीडियो सामने आया उसके साथ, तो परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि संभलने का भी मौका नहीं मिला। और उधर चाइना बांध बना रहा है, उस बांध की वजह से क्या कुछ परेशानी आगे आने वाले समय में हो सकती है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, ये बात एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हिमालय जो बहुत संवेदनशील क्षेत्र है और हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखला में भूकंप भी आते हैं समय समय पर, और यहां कोई 8 या 10 रेक्टर स्केल पर भूकंप आने की आवश्यकता नहीं है, 2, 3, 4 रेक्टर स्केल की तीव्रता ही बहुत रहेगी। 4.4 की तीव्रता का भूकंप आया था इस बाढ़ से ठीक पहले। अब आप सोच लीजिए कि प्रकृति किस तरह से काम करती है और इंसान क्या करने पर आमादा है, चाइना क्या करना चाह रहा है। वहीं जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंस के द्वारा यह बताया गया कि बाढ़ से लगभग 7 मिनट पहले 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों के शुरुआती अध्ययन के हवाले से कहा गया कि लेंडे नदी में बर्फ की चट्टानों के खिसकने से मलबा और बाढ़ की स्थिति बनी, और प्लैनेट लैब्स की पहले और बाद की तस्वीरों में नदी के सामान्य रास्ते और दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही के निशान देखे गए हैं। वहीं प्रेस ट्रस्ट के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि भोटेकोशी नदी में अचानक बाढ़ आई, जिसकी वजह से तिब्बत की सीमा से लगे नेपाल के रसुवा और धादिंग जिले में सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ है। नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित लेंडे नदी में जलस्तर बढ़ जाने की वजह से ये स्थिति ऐसी बनी कि जो भीषण बाढ़ का पानी मलबा समेत त्रिशूली नदी तक जा पहुंचा, और इसके बाद वहां नुवाकोट, चित्तवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी जिलों में इसका असर बहुत व्यापक स्तर पर देखने को मिला। राजधानी काठमांडू से लगभग 70 से 200 किलोमीटर दूरी तक के इलाके में बाढ़ आई है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की अध्यक्षता में हुई एक आपात बैठक में नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के जवानों को प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्यों के लिए तैनात किया गया है। नेपाली सेना ने राहत एवं बचाव अभियान चलाने के लिए 12 हेलीकॉप्टर्स तैनात किए हैं। अब आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे कि नेपाल पुलिस और नेपाल की सेना के जवान भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बाढ़ की चपेट में जो जवान या कोई भी सामान्य व्यक्ति आएगा तो क्या उसे संभलने का मौका मिलेगा? सोचने वाली बात है। सुरक्षा बलों ने विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक लोगों को बचाया भी। रसुवा के प्रभावित इलाकों में स्याप्रू, बेसी और तिमुरे में बचाव हेलीकॉप्टर्स नहीं पहुंच पाए क्योंकि वहां लैंड करने की जगह नहीं थी। और इस जिले की आबादी जो लगभग 50,000 के आसपास है। नेपाली सेना ने त्रिशूली में मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर नंबर 1 में एक चिकित्सकीय केंद्र भी बनाया, जिसकी वजह से अगर किसी को भी चोट चपेट आई है तो जो फौरी राहत है वहां पर उसे दी जा सकती है। सेना के द्वारा एक MI-17 हेलीकॉप्टर को भी त्रिशूली के जिला अस्पताल मदद के लिए भेजा गया है, जो लोगों को निकाल करके हॉस्पिटल तक पहुंचा रहा है। नेपाल में बाढ़ के पूर्वानुमान प्रभाग ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें यह कहा गया कि नदी के अवरुद्ध होने के स्थान पर बनी झील का पानी अभी पूरी तरह से निकला नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और सिर्फ पूरा पानी नहीं निकलना ही पिक्चर नहीं है, उसके पीछे चाइना का भी बहुत बड़ा कनेक्शन है, वो भी आगे आपको बताएंगे। दरअसल इस प्रभाग से लोगों से नदियों के किनारों से दूर रहने की, सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की अपील की गई है। कहीं वो ये सोच रहे हो कि बाढ़ तो आकर चली गई, जो होना था सो हो गया, लेकिन अभी बहुत कुछ हो सकता है। तो इस संभावना को देखते हुए आप प्लीज उचित स्थान पर, सुरक्षित दूरी पर रहें। रासुआ, नुवाकोट, धादिंग, चेतावन और गोरखा में नदी किनारे रहने वाले लोगों से उनको सूचना देकर के उचित सुरक्षित उपाय अपनाने के लिए कहा जा रहा है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने बताया कि लापता लगभग 750 लोगों में लगभग 265 लोग चीन की तरफ के हैं। नेपाल में लापता लोगों में लगभग 133 भारतीय हैं, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था। 37 बाहरी हैं, यानी NRIs हैं, और कुछ 37 की ही आंकड़े बताए जा रहे हैं कि तमिलनाडु के रहने वाले लोग हैं, और कम से कम 50 भारतीय कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्री हैं। ईशा फाउंडेशन के अनुसार उनके सेंटर से लगभग 77 लोग लापता है, और इमिग्रेशन सेंटर पर मौजूद 495 लोग सुरक्षित वापस लौट आए हैं। नेपाली सेना के 44 जवान समेत 80 पुलिस कर्मचारी लापता है। नेपाल पर्यटन बोर्ड के मुताबिक लापता लोगों में अमेरिका के 3, ब्रिटेन के 12 और इसके अलावा मलेशिया, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड समेत 2 दर्जन से ज्यादा देशों के लोग यहां पर पर्यटन के लिए आए हुए थे, जो प्रलयकारी बाढ़ की चपेट में आ गए। कुल 334 मेगावाट क्षमता वाला 8 चालू विद्युत परियोजनाओं वाला, निर्माणाधीन परियोजनाओं वाला जो स्ट्रक्चर है वो इंपैक्ट हुआ है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन नेपाल ने
बताया कि प्रभावित चालू जल विद्युत परियोजनाओं में रसुवागढ़ी जल विद्युत परियोजना 111 मेगावाट, संजेन खोला जल विद्युत परियोजना 78 मेगावाट, अपर त्रिशूली 3A 60 मेगावाट 60 मेगावाट वाले शामिल है। नेपाल सरकार ने बताया कि बाढ़ में गाड़ियों के चलने लायक 19 पुल बह गए हैं और अब ग्राउंड से जो मदद भेजी जा सकती थी, जो तेजी से रेस्क्यू हो सकता था, उस पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। नेपाल में आई बाढ़ के बाद इंटरनेट, मीडिया, भोटेकाशी और त्रिशूली नदियों के स्थित किनारे बस्तियों में तबाही की तस्वीरें छाई हुई हैं। एक वीडियो नेपाल चीन सीमा पर स्थित रसुवागढ़ी में भारी पैमाने पर तबाही का सामने आया, जिसमें एक 2 मंजिला इमारत के ऊपर से गुजरते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करते हुए पानी को देखा जा सकता है। लोग आवाज सुनकर के भाग रहे हैं, पानी की आवाज। लोग एक दूसरे को जो आवाज दे रहे हैं कि आप बचें, उधर से पानी आ रहा है, किसी को आगाह कर रहे हैं, आवाज नहीं पहुंच पा रही। पानी के बहाव का इतना प्रेशर, इतनी आवाज है कि 5 फ्लोर, 6 फ्लोर, 8 फ्लोर की मंजिल के ऊपर से पानी बह रहा है। और सामने वीडियो क्लिप्स परेशान और हैरान कर देने वाले हैं। और जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये बारिश की वजह से नहीं हुआ है कि बारिश बहुत हो गई, ऐसा नहीं है। बारिश सामान्य हो रही थी, ये भूकंप की वजह से हुआ है। भूकंप आया और जो बनी हुई झील थी उसमें ग्लेशियर का टुकड़ा गिरा। फिर आप सोचिए कि इमेजिन करिए कुछ देर के लिए एक पात्र है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें कुछ कोई भारी भरकम कोई वेट आप छोड़े तो जो इंपैक्ट होगा, तो वही इंपैक्ट वहां पर कुछ इस तरह से हुआ और 30 सेकंड के अंदर सब कुछ हो गया। और भी बहुत सारे फुटेजेस सामने आए, कोशिश करेंगे हम वो सारे आपको दिखाएं। अलर्ट करने के लिए ये सारी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको डरा देना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि भारत में भी वही हिमालयी क्षेत्र है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अभी तक कुदरत की बड़ी मेहरबानी है कि सिर्फ बारिश से काम चल रहा है और इसी तरह से ये मानसून सुरक्षित निकल जाए। बस इसी बात की भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी सुरक्षित रहें। लापता लोगों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए वो हम फ्लैश करने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अलग अलग राज्यों ने अलग अलग नंबर जारी किए। 1070 एक कॉमन नंबर जरूर है, उस पर आप संपर्क करके सहायता मांग सकते हैं। अगर आपका कोई वहां पर है और उसके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं, किसी वजह से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, फोन भी कई बार बंद हो जाते हैं, तो हर बार पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत सावधानी से, होशो हवास में ये कदम उठाने होंगे, जिससे कि इस मुसीबत से नेपाल समेत, भारत समेत जिन भी जगहों पर इसका इंपैक्ट हो रहा है वो लोग निकल सके।